हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता? क्या आपके बच्चे को पढ़ाई बोरिंग लगती है? क्या आपके बच्चे को याद करने में प्रॉब्लम होती है? क्या आपका बच्चा पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाता? क्या आपके बच्चे को पढ़ाई में मार्क्स कम आते हैं? क्या आपका बच्चा रट्टा मार कर याद करता है? क्या आपका बच्चा पढ़ाई में याद किया हुआ कॉन्सेप्ट जल्दी भूल जाता है? क्या आपका बच्चा पढ़ाई को लेकर तनाव में रहता है, डिप्रेशन में रहता है? क्या आपका बच्चा एग्जाम में जाते ही बहुत कुछ भूल जाता है? क्या आपका बच्चा दिन भर मोबाइल में लगा रहता है? क्या आपने कभी सोचा कि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम क्यों है? क्या आपने कभी सोचा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? अगर आप एक पेरेंट्स हैं और अगर आप अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर, करियर को लेकर परेशान हैं, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो में बने रहिए और केयरफुली हमारी बातों को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बात बताइए फ्रेंड्स, आज बच्चों के पढ़ाई का तनाव, पढ़ाई का दबाव, पढ़ाई में लगने वाला टाइम, पढ़ाई में लगने वाला एक्सपेंस हमारे ज़माने से या पहले के ज़माने से ज़्यादा है या नहीं है? ऑफकोर्स ज़्यादा है ना? तो बच्चों के पढ़ाई में तनाव दबाव क्यों बढ़ गया है? टाइम क्यों ज़्यादा लग रहा है? जबकि बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, उसके साथ साथ बाहर में कोचिंग टीचर से भी पढ़ते हैं, तो पढ़ाई में तनाव दबाव तो कम होना चाहिए, टाइम तो कम लगना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, टाइम भी लग रहा है और तनाव दबाव भी बढ़ रहा है और एक्सपेंस तो हो ही रहा है जो हो रहा है। तो एक्चुअली बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ हो रही है स्टडी में, है ना? पहले इसको समझते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम बच्चों का ये है कि बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता, है ना? जैसे कि बच्चे को मोबाइल में मन लगता है, क्या वैसे बच्चे को पढ़ाई में मन लगता है? बिल्कुल नहीं है ना? तो बच्चे को पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता और मोबाइल में ही क्यों मन लगता है, आइए अब इसको समझते हैं। बच्चा जब पढ़ाई करता है तो पढ़ाई में वो 4 काम करता है: पढ़ता है, लिखता है, समझता है और याद करता है। अब आप बताइए कि इन चारों में से सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम किस में होती है बच्चों को? मेन प्रॉब्लम पढ़ने में होती है प्रॉब्लम, कि लिखने में प्रॉब्लम होती है, कि समझने में प्रॉब्लम होती है, कि याद करने में प्रॉब्लम होती है? ऑफकोर्स याद करने में प्रॉब्लम होती है ना? तो पढ़ने, लिखने, समझने में क्यों नहीं होती प्रॉब्लम? याद करने में क्यों प्रॉब्लम होती है? क्योंकि इसमें से याद करना सिखाया गया, लिखना सिखाया गया, समझने को समझाया गया। इसका सबूत हम लोग खुद हैं कि आज भी हम लोग पढ़ना नहीं भूले, लिखना नहीं भूले और समझी हुई चीज़ों को समझ लेते हैं। लेकिन याद करना किसी ने नहीं सिखाया, इसलिए वही चीज़ भूलते हैं जो चीज़ हम याद करते हैं। इसका सबूत भी हम लोग खुद हैं कि आज भी हम लोगों को वो सब कुछ याद नहीं है जो हम लोग अपनी पढ़ाई में याद किए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि याद करना कोई नहीं सिखाता, चाहे स्कूल हो, कोचिंग हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बायजूस हो, वेदांतो हो, अनअकैडमी हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे लोग जो हैं थर्ड डायमेंशन ऑफ एजुकेशन पर काम करते हैं, यानी कि पढ़ाना, लिखाना और समझाने पर काम करते हैं, बट याद कराने का काम नहीं करते हैं, क्योंकि इनको खुद ही नॉलेज नहीं है कि याद कैसे किया जाए। याद करने का तरीका भी ऐसा कुछ होता है, इनको खुद ही नॉलेज नहीं है, इसलिए इनको इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। याद करने के लिए बच्चे को सेल्फ स्टडी खुद ही करना पड़ता है ना? तो बच्चा याद कैसे करता है? या तो रट्टा मार कर याद करता है, या तो लिख लिख कर याद करता है, या तो दोहरा कर याद करता है। इतना करने के बावजूद भी जब बच्चा एग्जाम देने जाता है तो एग्जाम में जाते ही बहुत कुछ क्वेश्चन का आंसर भूल जाता है ना? ऐसा हम लोगों के साथ भी होता था, है ना? तो इसमें क्या समझ में आया? तो प्रॉब्लम समझ में आ गया कि बच्चे को स्टडी में प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? याद करने में प्रॉब्लम हो रही है ना? याद करने में प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि बच्चा रट्टा मार कर याद कर रहा है और जल्दी भूल भी जा रहा है, ठीक है? तो याद करना जहाँ कोई नहीं सिखाता, वहाँ सिर्फ हमारी कंपनी है जो कि ब्रेन्यूवुड, हमारी कंपनी का नाम ब्रेन्यूवुड है या वैदिक ब्रेन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का एक वेंचर है। हमारी कंपनी इंडियन गवर्नमेंट के स्टार्टअप इंडिया में भी रजिस्टर्ड है। हमारी कंपनी के फाउंडर है डॉक्टर विनोद शर्मा, जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है, एजुकेशनल सेलिब्रिटी है, एजुकेशनल मेमोरी ट्रेनर है। इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड
और बहुत सारे रिकॉर्ड, इंटरनेशनली रिकॉर्ड इन्होंने किया हुआ है एज ए मेमोरी ट्रेनर। इन्होंने 10 लाख बच्चों को ट्रेन किया हुआ है। आप चाहें तो गूगल में सर्च कर सकते हैं बेस्ट मेमोरी ट्रेनर इन द वर्ल्ड या बेस्ट मेमोरी एक्सपर्ट इन द वर्ल्ड या वर्ल्ड बेस्ट मेमोरी ट्रेनर, तो उनका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। हमारी कंपनी 15 सालों से फोर्थ डायमेंशन ऑफ एजुकेशन के फील्ड में वर्क कर रही है, यानी कि मेमोराइजेशन, यानी कि रिकलेक्शन, यानी कि याद कराने का काम करती है ना। तो याद कराने का काम ही क्यों करती है हमारी कंपनी? बच्चे को एग्जाम में मार्क्स तभी मिलेगा, क्यों? याद कराने का काम इसलिए करती है क्योंकि बच्चे को एग्जाम में मार्क्स तभी मिलेगा जब बच्चा याद करके लिखेगा, है ना। इसी याद न आने की वजह से बच्चे को एग्जाम में मार्क्स कम मिलते हैं और बच्चा सुसाइड कर लेता है ना। कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो स्टडी में प्रॉब्लम कहाँ हो रही है ये समझ में आ गया। अब आता है कि मोबाइल में बच्चे को क्यों मन लगता है ना। तो मान लीजिए आप अपने बच्चे को अपना मोबाइल दीजिए और बोलिए कि बेटा लो मोबाइल, मैं 1-2 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक आप अपने पास रखो। तब क्या आपका बच्चा बोलेगा कि नहीं पापा मैं अभी नहीं लूँगा मोबाइल, मैं अभी बहुत बिजी हूँ? बिल्कुल नहीं बोलेगा। झट से ले लेगा मोबाइल, खुशी खुशी ले लेगा और एक जगह जाकर आराम से बैठकर देखने लगेगा, है ना। अब 2 घंटे बाद या 2 दिन बाद उससे पूछिए कि बेटा आपने उस मोबाइल में जो भी मूवी देखा या जो भी कार्टून देखा उसमें आपने क्या देखा, तो क्या वो बच्चा आपका बता पाएगा कि नहीं? बिल्कुल बता देगा, है ना। तो क्या उसने उस मूवी को याद किया था या कार्टून को याद किया था या रट्टा मारा था? बिल्कुल नहीं। तो कैसे बता दिया? इसलिए बता दिया क्योंकि वो मोबाइल जो है वो विजुअलाइजेशन के रूप में है, वो विजुअल के रूप में है, यानी दृश्य के रूप में है ना। बच्चा उसको मोबाइल को देखता है और उसका ब्रेन मेमोराइज कर लेता है, यानी याद कर लेता है। इसलिए बच्चे को याद हो जाता है, इसलिए बच्चे को मन भी लगता है। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है, वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। लेकिन पढ़ाई में बच्चे को मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि जो पढ़ाई होती है, जो बुक्स होता है, पढ़ाई में बच्चे को याद क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता कि पढ़ाई में जो बुक्स होता है उस बुक्स में वो बुक्स जो होता है वो विजुअल के रूप में नहीं होता है ना। वो टेक्स्ट के रूप में होता है, वो वर्ड के रूप में होता है, जिससे कि बच्चा उसको पढ़ता है, देखता नहीं है, पढ़ता है, और पढ़ता है इसलिए उसको याद नहीं होता है ना, इसलिए उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो क्यों ना मोबाइल की जैसा ही पढ़ाई को भी विजुलाइज कर दिया जाए, बच्चे को विजुअल के रूप में दिखा दिया जाए, जिससे कि बच्चे का ब्रेन मेमोराइज कर लेगा और बच्चे को मोबाइल के जैसा ही पढ़ाई भी इंटरेस्ट आने लगेगा, पढ़ाई में भी इंटरेस्ट आने लगेगा, है ना। तो क्या ये पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? क्या करना होगा इसके लिए? इसके लिए साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा, ठीक है ना। तो जैसे कि हम लोग अपने डेली लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे टेक्नोलॉजी का यूज हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग पहले जो शॉपिंग किया करते थे मार्केट जाकर, है ना, अभी 80 से 90% लोग जो है अमेजोन फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, है ना। पहले हम लोग खाना खाने जाया करते थे रेस्टोरेंट में, अभी 80 से 90% लोग जो है स्विगी जोमेटो से ऑर्डर कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज हम लोग कर रहे हैं, जैसे ओला उबेर हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, ओयो हो गया, आपका पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, न जाने कितने हम लोग अपने लाइफ में इन सब टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो क्यों टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं? 80 से 90% लोग जो है क्यों यूज़ कर रहे हैं? कुछ बेनिफिट होता है तभी तो यूज़ कर रहे हैं। क्या बेनिफिट होता है? इससे 2 बेनिफिट होते हैं। पहला, समय कम लगता है और दूसरा, काम जल्दी होता है ना। तो क्यों ना ऐसी टेक्नोलॉजी एजुकेशन के सेक्टर में भी आ जाए, जिससे कि बच्चे को पढ़ने में समय कम लगे और याद जल्दी हो जाए, है ना। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि ऐसी टेक्नोलॉजी आप एजुकेशन में आ जाए, जिससे कि आपके बच्चे को पढ़ने में समय कम लगे और याद जल्दी हो जाए? बिल्कुल चाहेंगे, है ना, हर पेरेंट्स चाहेगा, है ना। तो जब याद जल्दी हो जाएगा, हाँ, और मार्क्स जब उससे ज़्यादा पहले से ज़्यादा आ जाएंगे और रिजल्ट पहले से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, तो क्या उस बच्चे को बर्डन रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, तनाव रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, है ना।
तो इसके लिए कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा? ब्रेन साइंस, यानी कि न्यूमोनिक साइंस। न्यूमोनिक साइंस के बारे में आप गूगल में सर्च कीजिएगा तो आपको बहुत सारा कुछ उसके बारे में पता चल जाएगा। वैसे मैं भी आगे थोड़ा से बताऊंगा, ठीक है ना। तो न्यूमोनिक साइंस कैसे वर्क करता है? इंसान का जो ब्रेन होता है वो दो भागों में बटा होता है, ठीक है ना, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल नेचर का होता है, इसमें एनालिटिक्स होते हैं। राइट ब्रेन क्रिएटिव नेचर का होता है, इसमें विजुअलाइजेशंस एंड इमोशंस होते हैं। न्यूमोनिक साइंस क्या करता है कि दोनों ब्रेन को एक साथ जोड़कर यूज करता है, यानी कि लेफ्ट ब्रेन के लॉजिकल और राइट ब्रेन के क्रिएटिविटी को एक साथ जोड़कर यूज करता है। जब दोनों ब्रेन एक साथ यूज होता है तो जो किसी भी चीज़ को विजुअलाइज को देखता है तो ब्रेन ऑटोमेटिक उसको मेमोराइज कर लेता है। जैसे कि बच्चे मोबाइल या टीवी देखते हैं तो उनको ऑटोमेटिक मेमोराइज हो जाता है, और हम लोग भी मूवी वगैरह देखते हैं तो हम लोग को भी मेमोराइज हो जाता है। इसलिए बच्चे को मोबाइल में इंटरेस्ट आता है, ठीक है ना, यही साइंटिफिक रीज़न है। अब तो न्यूमोनिक साइंस पढ़ाई में कैसे हेल्प करता है? पढ़ाई में जो बुक्स होता है उसमें जो वर्ड होता है, टेक्स्ट होता है, न्यूमोनिक साइंस उस वर्ड को, टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देता है विजुलाइज के रूप में और क्रिएट कर देता है स्टोरी के रूप में, जिससे कि बच्चा उस बुक्स को स्टोरी के रूप में, विजुलाइज के रूप में देखता है और उसको ऑटोमेटिक मेमोराइज हो जाता है, और ठीक मोबाइल के जैसा ही ऑटोमेटिक उसको वो पढ़ाई में इंटरेस्ट भी आने लगता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट जो है क्लास 4 से क्लास 10 के बच्चों के लिए है और उन बच्चों के लिए है जो कि गवर्नमेंट का जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उन बच्चों के लिए है, ठीक है ना। तो क्लास 4 से क्लास 10 तक और गवर्नमेंट के क्लास 4 से क्लास 10 तक जितने भी कंटेंट होते हैं और गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के कंपटीशन एग्जाम के जितने भी कंटेंट होते हैं उन सब के कंटेंट के यहाँ पर मेथड बताए गए हैं। न्यूमोनिक साइंस के यहाँ पर मेथड बताए गए हैं, ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि उस कंटेंट में बच्चा इस मेथड को अप्लाई करेगा और उसको मेमोराइज हो जाएगा। कंटेंट क्या होता है अब इसको समझते हैं। क्लास 4 से क्लास 10 तक, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर जो आता है उसमें कंटेंट क्या होता है? लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड डेफिनेशन, ये हर सब्जेक्ट में रहता है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है ना, ये चारों तरह रहता ही है। तो ये चारों का अलग अलग मेथड बताया गया है कि लॉन्ग क्वेश्चन का जो लॉन्ग आंसर होता है जो 2 पेज का, 4 पेज का, तो उस 2 पेज 4 पेज को कैसे आप याद करोगे उसका अलग से यहाँ साइंटिफिक मेथड बताया गया है। फिर शॉर्ट क्वेश्चन जो है, शॉर्ट आंसर उसका जो होता है उसको कैसे आप याद रखोगे उसका अलग से यहाँ मेथड बताया गया है। फिर आप ऑब्जेक्टिव को या डेफिनेशन जो होता है उसको कैसे याद रखोगे, तो उन दोनों का भी अलग अलग यहाँ मेथड बताया गया है, ठीक है ना। तो ये चारों तो हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर में रहते ही हैं। इसके अलावा जैसे इंग्लिश में आपका राइम्स हो गया, पॉइंट्स हो गया, और भी बहुत सारे कंटेंट होते हैं। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि राइम्स हो गया, पॉइंट्स हो गया, फिर डिक्शनरी भी आता है। तो डिक्शनरी पूरा कैसे याद करोगे उसका अलग से मेथड है। राइम्स पॉइंट्स को कैसे याद करोगे उसका अलग से मेथड है। फिर हिस्ट्री आता है, हिस्ट्री में आपका डेट्स एंड ईयर आता है, डेट्स एंड ईयर को कैसे आप याद रखोगे उसका अलग से मेथड आता है। फिर आपका ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी में मैप्स को कैसे याद करोगे उसको अलग से मेथड आता है। साइंस में डेरिवेशन और डायग्राम होता है, डेरिवेशन यानी फार्मूला, साइंस में फार्मूला, साइंस के फार्मूला को कैसे याद करोगे उसका अलग से मेथड आता है। साइंस के डायग्राम को कैसे याद रखोगे उसका अलग से मेथड आता है। जीके पूरा जो बुक जीके का बुक जो होता है, बहुत मोटी मोटी बुक होती है, पूरा जीके का बुक आप कैसे याद कर सकते हो उसका अलग से मेथड आता है। तो ऐसे बहुत सारे कंटेंट होते हैं यहाँ पर हमारे पास इस कॉन्सेप्ट में सिर्फ मेथड बताया गया है, यानी कि फार्मूला, यानी कि टेक्निक, ठीक है, जो कि साइंटिफिकली है और साइंटिफिकली प्रूफ किया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस मेथड के जरिए बच्चे को मेमोराइज होता है और समय कम लगता है, ठीक है। अब आते हैं कि कंटेंट तो मैंने बता दिया, अब मेथड किस टाइप का होता है। अब मेथड को समझते हैं। जैसे कि हम लोग क्लास 5 से क्लास 10 तक अलजेब्रा का पढ़ाई किए हैं, है ना। तो अलजेब्रा का जो सम्स होता है, जब सम्स हम लोग को दिया जाता था तो अलजेब्रा में बहुत सारे फार्मूला होते हैं। तो उस सम्स में अलजेब्रा का कौन सा फार्मूला अप्लाई करने से वो हमारा सम सॉल्व हो जाएगा, ये हम लोगों को समझना पड़ता था, ठीक है ना। ठीक उसी तरह यहाँ पर फार्मूला के बजाय स्टोरी और कोड दिया हुआ है।
मेथड के रूप में, जो कि बच्चे को ऑलरेडी स्टोरी एंड कोड मेमोराइज हो जाता है। सिर्फ कंटेंट जब उसके सामने कंटेंट आता है, जो भी कंटेंट आता है, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन, चाहे हिस्ट्री का डेट्स ईयर, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन, चाहे कोई भी आप कंटेंट मान लो, वहाँ जब आता है तो बच्चे को समझना पड़ता है कि हमारा कौन सा स्टोरी और कौन सा कोड इस जगह पर अप्लाई करने से मेमोराइज हो जाएगा, और ठीक वो अपना कॉन्सेप्ट को, मेथड को यूज करता है और उसको मेमोराइज हो जाता है। ठीक है ना। तो निमोनिक्स का मेथड जो भी बच्चा यूज करेगा उसको 5 बेनिफिट होंगे पढ़ाई में 100%। पहला बेनिफिट, उसको पढ़ने में समय कम लगेगा और याद जल्दी होगा। दूसरा बेनिफिट, लाइफ टाइम याद रहेगा। तीसरा बेनिफिट, पहले से मार्क्स ज़्यादा आएंगे और पहले से ज़्यादा रिजल्ट अच्छा होगा। ठीक है ना। चौथा बेनिफिट, पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगेगा और पढ़ाई को बच्चा इंजॉय करके देखेगा, पढ़ेगा नहीं, देखेगा। ठीक है ना। पांचवा बेनिफिट, मोस्ट पावरफुल बेनिफिट, हॉलिस्टिक सक्सेस स्किल्स डेवलप होगा। अब ये क्या है, हमारे इंडियन एजुकेशन में बच्चे को सिर्फ नॉलेज मिलता है बट स्किल डेवलप नहीं करा जाता है ना। तो बच्चे को नॉलेज के साथ साथ स्किल भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, चलिए एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके घर में टीवी खराब हो जाता है और आप टीवी मैकेनिक को बुलाते हैं टीवी ठीक करने के लिए। टीवी मैकेनिक आता है आपके घर में, बट वो अपना टूल बॉक्स लाना भूल जाता है, तो क्या वो टीवी आपका ठीक कर पाएगा? नहीं ठीक कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपना टूल बॉक्स लेकर नहीं आया। उसको नॉलेज है कि आपका टीवी में क्या खराबी है, कैसे ठीक करना है, उसको पता है, बट उसने टूल नहीं लाया और इसलिए वो खोल नहीं सकता और इसलिए वो ठीक नहीं कर पाएगा। ठीक उसी तरह बच्चे को भी नॉलेज है बट उसको एक्शन में बदलने के लिए स्किल की ज़रूरत है। कौन से स्किल की ज़रूरत है? होलिस्टिक सक्सेस स्किल्स। ये इंडिया में कहीं नहीं करा जाता। अगर कराया जाता तो इंडिया में इतनी बेरोजगारी नहीं होती, इतना स्ट्रगल नहीं होता। 97% युवा अपने ग्रेजुएशन करने के बाद अपना आजीविका चलाने के लिए छोटा मोटा जॉब या छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, जो कि 10 से 12 साल का उनका स्ट्रगल होता है। और 68% युवा पूरी तरह से बेरोजगार रहते हैं, जो कि दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। अगर नॉलेज को स्किल में कन्वर्ट नहीं किया गया तो इंसान को काम नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन सब का एक ही रीजन होता है, लोग सिर्फ नॉलेज पर फोकस करते हैं, स्किल पर नहीं, है ना। नॉलेज का सिर्फ सम्मान होता है बट स्किल को ही सिर्फ, यानी हुनर को ही सिर्फ काम मिलता है। अगर नॉलेज को स्किल में कन्वर्ट नहीं किया गया तो इंसान को काम नहीं मिलेगा। ये हॉलिस्टिक सक्सेस स्किल्स जो है 5% लोगों में ही पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, धीरूभाई अंबानी, बिल गेट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी आज हाईली सक्सेसफुल है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत सारी डिग्रियां हैं, लेकिन आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इसके एग्जांपल्स आपके नेबर्स में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव्स में, आपके सोसाइटी में मिल जाएंगे कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत लो है, और जो कम पढ़े लिखे हैं उनका फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी स्ट्रांग है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सक्सेस के लिए पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हॉलिस्टिक सक्सेस स्किल्स का होना बच्चों में बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो ये 5 बेनिफिट मैंने बताया, बच्चे को 100% होगा इस न्यूमेरिक साइंस का मेथड का यूज करने से। ठीक है। और एक बेनिफिट पेरेंट्स को होगा। क्या होगा? बच्चे की पढ़ाई का, स्टडी का जो है उसका एक्सपेंस जो है काफ़ी कम कर देगा। ठीक है। तो वो कैसे? हर बच्चा जो है स्कूल के अलावा बाहर में कोचिंग टीचर से भी पढ़ता है। ठीक है। तो कोचिंग टीचर जो होता है, तो पेरेंट जो होते हैं उस कोचिंग टीचर के पीछे 20 से 25 हज़ार रुपया एक साल में खर्च करते हैं, है ना। तो ये 20 से 25 हज़ार रुपया उस कोचिंग टीचर के पीछे पेरेंट्स को खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर बच्चा न्यूमेरिक साइंस का मेथड यूज करता है। तो क्यों ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाहर में कोचिंग टीचर की? क्योंकि कोचिंग टीचर जो होता है वो वही सब्जेक्ट, वही चैप्टर पढ़ाता, लिखाता, समझाता है जो कि स्कूल के टीचर ऑलरेडी कराते ही हैं। तो फिर दोबारा से बच्चे को बाहर में कोचिंग टीचर से वही सब्जेक्ट, वही चैप्टर पढ़ने लिखने की, समझने की क्या ज़रूरत है? स्कूल में बच्चा पढ़ लिया, लिख लिया, समझ लिया,
अब रह गया उसको याद करना। तो याद करने के लिए हमारा न्यूमोनिक साइंस का मेथड को यूज कर लिया। अब न्यूमोनिक साइंस का मेथड यूज करने से उसको क्या बेनिफिट हुआ, उसको मार्क्स अच्छे आ गए पहले से, उसके रिजल्ट अच्छे हो गए पहले से ज़्यादा, है ना। फिर उसके पास उसका स्किल भी डेवलप हो जाएगा, फिर उसके साथ साथ उसका मेमोरी भी डेवलप हो जाएगा। फिर एंड में क्या होगा, पढ़ाई ख़त्म करते ही वो अपने करियर में सक्सेस हो जाएगा। ठीक है ना। यानी कि वो 97% और 68% की गिनती में नहीं आएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे न्यूमरिक साइंस के कॉन्सेप्ट को जो बच्चा यूज करेगा उसको ये 100% बेनिफिट होगा, और पेरेंट्स का जो बेनिफिट होगा वो स्टडी का एक्सपेंस काफ़ी कम कर देगा। तो मैंने बताया है ना, वो जो 25,000 रुपया है वो कोचिंग टीचर का वो पैसा बच जाएगा, और वो पैसा जो है आप बच्चे के एफडी में लगा दीजिए, LIC में लगा दीजिए, फ्यूचर में काम आएगा, है ना। जब वो बच्चा एंड में पढ़ाई ख़त्म होने के बाद वो जब सक्सेस हो जाएगा तो वो पैसा FD वाला, LIC वाला वो आपके बुढ़ापे के ही काम में आएगा, है ना। वो अपने बुढ़ापे के काम में यूज कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चा खुद ही बोलेगा कि पापा मैं तो सक्सेस हो गया हूँ, अब मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो वो पैसा आप रखिए अपने पास, तो आपके पास आपका काम आ जाएगा, है ना। तो अब आते हैं कि निमोनिक साइंस का हिस्ट्री क्या है। ये इसका अप्रूव क्या है, ये कहाँ से अप्रूव है ना। तो निमोनिक साइंस जो है आज का साइंस नहीं है, ये बहुत पुराना साइंस है। और हमारा जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म का सबसे पुराना पढ़ाई क्या है, वेद है, संस्कृत है ना। तो यह वेदों में निमोनिक साइंस जो है यह वेदों में छंदोग्य उपनिषद से निकला हुआ है। संस्कृत में लिखा भी हुआ है कि ऋषि होय मंत्र दृष्टारर, मतलब ऋषियों ने भी मंत्र को देखकर याद किया था, पढ़कर याद नहीं किया था। ठीक है ना। अब आते हैं 13वीं सेंचुरी में स्वामी विवेकानंद और आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक इस निमोनिक साइंस को यूज करके एक दिन में पूरी बुक्स को पढ़ लिया करते थे। स्वामी विवेकानंद का एक किताब है शिकागो वक्रता नाम का, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे हम अपने वर्ड को, टेक्स्ट को विजुलाइज में कन्वर्ट करके याद कर सकते हैं। प्लेटो नामक विद्वान ने भी कहा है कि नॉलेज वही है जो याद होता है, याद वही होता है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। निमोनिक साइंस के बारे में 10,000 से ज़्यादा किताबें भी लिखी जा चुकी है, और निमोनिक साइंस को यूनेस्को ने भी अप्रिशिएट किया है। अब यूनेस्को कौन है, जिस तरह से WHO मेडिकल फील्ड में मेन होता है वर्ल्ड में, और मेडिकल कॉन्सेप्ट को अप्रूव करता है, ठीक उसी तरह यूनेस्को भी एजुकेशनल फील्ड में मेन होता है वर्ल्ड में, और एजुकेशनल कॉन्सेप्ट को अप्रूव करता है। अब आते हैं करंट सिचुएशन में ये जो निमोनिक साइंस है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के सिलेबस में भी है, जो कि B.Ed का सिलेबस बनाती है इंडिया में। यानी कि ये पहले से ही रिकमेंडेड है हमारे इंडियन एजुकेशन में, B.Ed के सिलेबस में। B.Ed की पढ़ाई जो करते हैं टीचर बनने के लिए, है ना, तो उसमें ऑलरेडी है चैप्टर्स। लेकिन हमारे भारत के लिए दुर्भाग्य की बात है कि इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट को होते हुए भी प्रैक्टिकल तौर से बच्चे को यूज़ नहीं करा जाता, है ना। आप विश्वास नहीं करेंगे, इस मेथड को एक बच्चे ने और एक बच्चे ने और उस बच्चे के पेरेंट्स ने भी लिया था और यूज किया। बच्चे ने भी यूज़ किया, पेरेंट्स ने भी यूज़ किया। बट पेरेंट्स ने क्या किया कि उसको समझने के लिए कि क्या वाकई में ऐसा काम करता है, तो उसने 1 साल में इस मेथड को पूरा यूज किया, और 1 साल में ही उसने 35 गवर्नमेंट के कंपटीशन के एग्ज़ाम दिए और सारे के सारे क्लियर कर दिए, इंक्लूडिंग IAS IPS भी। तो इसका प्रूफ है हमारे पास। लेकिन वो किसी जॉब के लिए ऐसा कुछ उनके माइंड में नहीं था कि हमको जॉब करना है, इसलिए गवर्नमेंट का हम एग्ज़ाम दे रहे हैं। बट सिर्फ इसका पावर देखने के लिए, इसकी क्या वाकई में ऐसा कॉन्सेप्ट है, बस उसको देखने के लिए, और अपने बच्चे को दिखाने के लिए कि देखो बेटा, ये जब इसको मैंने कर लिया तो आप भी कर सकते हो, है ना। तो वो बंदा जो है वो लखनऊ का है और वो बिजनेसमैन है, और पेट्रोल पंप का बिजनेस है, और रेस्टोरेंट वगैरह का, होटल का बिजनेस है उसका, है ना। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब हम आते हैं कि इस कॉन्सेप्ट का फीस क्या है ना। पॉकेट भी तो देखना होगा। जब कोचिंग टीचर जो होता है
जहाँ पेरेंट जो है कोचिंग टीचर के पीछे 20-25 हज़ार साल का खर्च करते थे, जो कि उसका क्वालिफिकेशन मैक्सिमम कितना होता होगा, ग्रेजुएशन, एमए, बीएड, है ना, और वो पॉपुलर अपने एरिया में ही सिर्फ होता होगा, है ना, बस। तो वहाँ पेरेंट्स वहाँ 20-25 हज़ार खर्च करते थे और वो टीचर बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं करता था, यानी कोई याद करने का कोई तरीका नहीं बताता था, है ना। लेकिन यहाँ पर ठीक टीचर के अगेंस्ट यहाँ डॉक्टर विनोद शर्मा है, जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है, जिन्होंने 15 साल से इस फील्ड में रिसर्च किया है और एजुकेशनल मेमोरी ट्रेनर भी हैं और वर्ल्ड के बेस्ट मेमोरी ट्रेनर माने जाते हैं, है ना। तो इनका फीस तो उस कोचिंग टीचर के फीस से ज़्यादा होगा, है ना। जहाँ वो 25 हज़ार लेता था कोचिंग टीचर, तो यहाँ तो इनका फीस 50 हज़ार होना चाहिए, है ना, 40-50 हज़ार होना चाहिए समथिंग, है ना, साल का। तो फ्रेंड्स, आप घबराइए मत। यहाँ हमारा एक उद्देश्य है, हमारा एक एम है कि इंडिया का हर बच्चा वेल क्वालिफाइड हो और वेल स्किल्ड क्वालिफाइड हो, एजुकेशन के साथ साथ स्किल क्वालिफाइड हो, जिससे कि हमारा कंट्री जो है डेवलप करेगा, ठीक है ना। तो इसका फीस जो है न ही 50 हज़ार है, न ही 40 हज़ार है, न ही 30 हज़ार है, न ही 20 हज़ार है, न ही 10 हज़ार है। अब बताइए फ्रेंड्स, साल का 10 हज़ार भी नहीं लगेगा इस कॉन्सेप्ट के लिए, तो क्या आपके लिए ये जो अमाउंट है आपके बच्चे के फ्यूचर से ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं ना। हाँ, चलिए मैं और और इसमें कम कर देता हूँ, 10 हज़ार भी नहीं लगेगा, 5 हज़ार भी नहीं लगेगा। अब बताइए, मैं इसका एग्जैक्ट अमाउंट बताता हूँ, ठीक है ना। देखिए, जिस तरीके से हम लोग नेट लगाने के लिए वाईफाई लगवाते हैं, ठीक है, और टीवी का कनेक्शन लगवाने के लिए डिश लगवाते हैं, तो कंपनी एक बार में कितना चार्ज करती है? समथिंग 4 से 5 हज़ार रुपया, है ना। फिर उसके बाद अगले महीने से हम लोगों को 400 से 500 महीना रिचार्ज करना पड़ता है, 400 से 500 रुपया महीना, है ना। ठीक वैसे ही हमारी कंपनी जो है ब्रेनवुड मात्र 3,000 रुपया में ये कॉन्सेप्ट आपको देती है, जबकि इसका MRP है 4,000 रुपया, ठीक है। तो 1,000 डिस्काउंट में आपको देती है, लेकिन ये कब बढ़ जाएगा कोई ठीक नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल 1,000 डिस्काउंट में आपको मिल रहा है, यानी कि 3,000 रुपये में आपको मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद बच्चा उसको 6 महीने तक फ्री में यूज़ करेगा, यानी कि 3,000 आपने दिया, आपका रजिस्टर हो गया और आपको ये कॉन्सेप्ट मिल गया, और आपको आपके बच्चे को घर बैठे यूज करना है ऑनलाइन, ठीक है ना। इसमें हमारे डॉक्टर विनोद शर्मा का बहुत सारे वीडियोज हैं जो वो खुद बताते हैं एनिमेशन के ज़रिए, पिक्चर के ज़रिए, ठीक है ना, जिससे कि बच्चा इंटरेस्ट लेकर देखता है और उसको मेमोराइज होता चला जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग तो इसको क्या है कि 6 महीने तक बच्चा फ्री में यूज करेगा। 3,000 आपने दिया, 6 महीने तक फ्री में बच्चे ने यूज किया। 6 महीने के बाद आफ्टर 6 मंथ, 7वें महीने से सिर्फ 200 रुपया महीना बच्चे को, यानी कि आपको रिचार्ज करना होगा, यानी कि पेरेंट्स को 200 रुपये महीना सिर्फ रिचार्ज करना होगा 7वें महीने से, वो भी 7वें महीने से। जिस तरह आप लोग टीवी रिचार्ज करते हैं, मोबाइल रिचार्ज करते हैं ना, टीवी रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, नेट रिचार्ज में तो 400-500 रुपये लग जाता है, यहाँ तो सिर्फ बच्चे का फ्यूचर के लिए सिर्फ 200 महीना रिचार्ज करना पड़ेगा, वो भी 7वें महीने से, है ना। यानी कि साल का कितना खर्च हो रहा है आपका, 200 रुपये करके, एक साल का हो गया 2,400 रुपये। तो क्या ये 2,400 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट है आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए, है ना। तो फ्रेंड्स अगर आप इस जो मैंने बताया इस कॉन्सेप्ट के बारे में, मैंने कंपनी के बारे में बताया, मैंने कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, मैंने मेथड के बारे में बताया, मैंने कंटेंट के बारे में बताया, मैंने बच्चे के बेनिफिट के बारे में बताया, मैंने न्यूमेरिक साइंस के बारे में बताया, है ना। तो और न्यूमेरिक साइंस के बारे में आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, डॉक्टर विनोद शर्मा के बारे में आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, बेस्ट मेमोरी ट्रेनर इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैंने बता दिया, तो क्या आपको नहीं लगता कि एक बार इसका डेमो देखना चाहिए, हाँ, कि अगला जो मैंने कहा क्या वो सही है, क्या वाकई में ऐसा वर्क करता है ये न्यूमेरिक साइंस,
क्या आप इसका डेमो भी नहीं देखना चाहेंगे? कौन सा पेरेंट्स होगा जो एक बार डेमो भी नहीं देखना चाहेगा इसका? हाँ, अगर एक बार डेमो आपने देख लिया इसका, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप अपने बच्चे के लिए ये मेथड आप यूज़ करवाएंगे, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको इस नंबर पर कॉल करना होगा 9163168902। इस नंबर पर कॉल कीजिए, आपको एक डेट मिलेगा वेबिनार का, ठीक है ना। तो आपको डेट मिलेगा और एक लिंक मिलेगा। उस डेट में वेबिनार का उस डेट में आपको जूम एप्लीकेशन पर उस लिंक के ज़रिए ज्वाइन होना है। याद रहे कि पेरेंट्स और बच्चे को दोनों को ही ज्वाइन होना मस्ट है, ज़रूरी है, ठीक है ना। और वहाँ उस वेबिनार में डॉक्टर विनोद शर्मा खुद रहेंगे और इंडिया के काफ़ी सारे पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे रहेंगे, ठीक है ना। तो उसमें डॉक्टर विनोद शर्मा ये जो न्यूमेरिक साइंस का मेथड है, एक दो मेथड वो फ्री में आपके बच्चे को सिखाएंगे और आप देखिएगा कि आपके सामने ही आपका बच्चा उस मेथड को यूज करके डॉक्टर विनोद शर्मा के हर क्वेश्चन का जवाब देता चला जाएगा आपके सामने ही, बिना रट्टा मारे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा सोचिए मत, कॉल लगाइए और अपने बच्चे के फ्यूचर को एक सही जगह पर, सही दिशा में उसको फ्यूचर में लगाइए। तो देखिए, एक बात एंड में ज़रूर कहना चाहूँगा कि कुछ लोग होते हैं या कुछ लोग सोचेंगे कि अभी लॉकडाउन है, चलो बाद में देख लेंगे, सुन लेंगे, कर लेंगे, अभी प्रॉब्लम है बहुत सारा, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, लोग पिज़्ज़ा बर्गर जब खाते हैं तो उसमें ये नहीं सोचते हैं कि पिज़्ज़ा बर्गर हेल्थ के लिए हार्मफुल है। खुद भी खाते हैं और बच्चे को भी खिलाते हैं, है ना। ये भी नहीं सोचते हैं कि पिज़्ज़ा बर्गर में कैसा क्वालिटी होगा, कैसा उसमें रॉ मटेरियल डाला होगा, अच्छा क्वालिटी डाला होगा कि ख़राब क्वालिटी डाला होगा, एकदम नहीं सोचते हैं। सिर्फ लाते हैं और खुद भी खाते हैं और दूसरे को भी खिलाते हैं, है ना। तो इससे हेल्थ का हार्मफुल होता है, ये पता है ना आपको, लेकिन फिर भी खाते हैं, खिलाते हैं, इसके बारे में ज़रा सा भी नहीं सोचते। और वो पिज़्ज़ा बर्गर 400-500 रुपया पीस आता है, यानी कि 10 बार खाएंगे तो 4000-5000 रुपया ऐसे चला जाता है पानी में, है ना। और दूसरी बात, एक बात और कहना चाहूँगा कि अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में क्या आपके घर मेड नहीं आती है बर्तन धोने के लिए या कपड़ा धोने के लिए या खाना बनाने के लिए? बिल्कुल आती है ना। तो क्या वो मेड फ्री में काम करती है? बिल्कुल नहीं। कम से कम महीना तो 1000-1500 या 2000 महीना तो लेती ही होगी आपसे। तो क्या वो आप महीना अभी नहीं देते हैं लॉकडाउन में? बिल्कुल देते हैं, है ना। नहीं तो उसका घर कैसे चलेगा, उसका खर्चा कैसे चलेगा? तो एक बात बताइए कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, मेड ज़रूरी है या बच्चे का फ्यूचर ज़रूरी है ना। उस मेड को आप महीना 1000-1500-2000 रुपया दे रहे हैं, लेकिन आप अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए ये 3000 रुपये के लिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो देखिए, बच्चा आपका है, पेरेंट्स आप हैं, उसका भला बुरा, उसका फ्यूचर का डिसीजन लेना आपका जिम्मेदारी बनता है। देखिए, भगवान के बाद पेरेंट्स को और टीचर को ही भगवान को दर्जा दिया गया है और बच्चे की जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि उसका फ्यूचर आपके दिशा में, सही दिशा में आप उसको दिखाएं और वो बच्चा आपका आगे चल के सक्सेस हो, है ना। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं लेते हैं या डेमो भी नहीं देखते हैं तो आप एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर दीजिएगा, क्योंकि आपके बच्चे को पढ़ाई में याद तो करना ही पड़ेगा, एग्ज़ाम देने के लिए तो याद तो करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, रट्टा मार कर याद करेगा और फिर जल्दी भूल जाएगा और मार्क्स कम आएगा और रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आएगा जिस हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना। एक्सपेक्ट है आपका, तो एक्सपेक्टेशन है आपका। तो कहने का मतलब ये हुआ कि और पता चलेगा आपको कि आपके पड़ोसी ने ही या आपके रिलेटिव्स ने ही, आपके फ्रेंड सर्कल में ही किसी ने अपने बच्चे के लिए इसको ले लिया, यूज़ कर लिया और उसका बच्चा आगे चल के काफ़ी डेवलप कर गया, सक्सेस हो गया अपने करियर में और आपका बच्चा उस 68% या 97% की गिनती में आ जाएगा।
तो ऐसा फ्रेंड्स बिल्कुल ज़्यादा मत सोचिए। आपके बच्चे के फ्यूचर का, करियर का सवाल है, छोटा सा अमाउंट है। और मैं अभी नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी अमाउंट दीजिए और ले लीजिए, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, एक बार डेमो देखिए डॉक्टर विनोद शर्मा का, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। हाँ, और चलिए मैं आपको अपना एक डेमो देता हूँ। आपको मैं कुछ वर्ड बताऊँगा, आप उसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए, पहला वर्ड है मोबाइल, दूसरा वर्ड है शोरूम, तीसरा वर्ड है बुक, चौथा वर्ड है कैट, पांचवा वर्ड है बोतल, छठा वर्ड है आपका बैग, सातवां वर्ड है आपका पेन, आठवां वर्ड है आपका रोड, नौवां वर्ड है आपका डीजे, 10वां वर्ड है आपका इयरिंग, 11वां वर्ड है आपका एसी, 12वां वर्ड है आपका शर्ट, 13वां वर्ड है आपका सी, SEAC मतलब समुद्र, और 14 वर्ड है आपका राइनो, RHINO यानी गेंडा, और 15 वर्ड है आपका सैंडल, ठीक है। तो ये 15 वर्ड हुआ। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि ये 15 वर्ड, ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप मुझे सुनाना है। मैंने ऊपर से नीचे तक सीधा और नीचे से ऊपर तक उल्टा दोनों सुनाना है। और ऐसा सुनाना है कि आपको, अगर हम ये 1 महीना बाद भी पूछें तो आपको याद होना चाहिए, या हम 6 महीना बाद भी पूछें तो आपको याद होना चाहिए। क्या? अब आप बताइए कि इस 15 वर्ड को आप कितनी देर में सुना सकेंगे, उल्टा और सीधा। और ये भी याद रखिएगा कि आपको 1 महीना बाद या 6 महीना बाद भी पूछने से आपको याद रहना चाहिए। बताइए। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग ये सोच रहे होंगे, या आप लोग ये कह रहे होंगे कि आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि आधे घंटे में तो याद हो जाएगा, 1 घंटे में तो याद हो जाएगा, 2 घंटे में तो याद हो जाएगा, लेकिन ये 6 महीने तक याद रहेगा, ये पॉसिबल नहीं है ना। साल भर तक याद रहेगा, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो इस डेमो को सिर्फ सुनने के लिए एक बार कॉल कीजिए इस नंबर पर 9163168902, ठीक है ना। और इस डेमो को मैं आपको खुद 1 मिनट में याद करके आपको खुद याद करवा दूंगा, 1 मिनट में, सिर्फ 1 मिनट में। सीधा भी स्टेप बाय स्टेप और उल्टा भी, यानी कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, उल्टा और सीधा आपको याद करके सिर्फ 1 मिनट में सुना दूंगा। और आपको याद भी हो जाएगा 1 मिनट में। और आप मुझे 1 मिनट में फिर दोबारा से सुनाएंगे उल्टा और सीधा। और आपको 1 महीने बाद या 6 महीने बाद और साल भर बाद भी पूछूंगा तो आपको याद रहेगा। इस कॉन्सेप्ट का इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है ये। तो क्या एक छोटा सा डेमो ही ले लीजिए, मेरे से ले लीजिए। अगर आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये वाकई में इस कॉन्सेप्ट में दम है, तो फिर आप विनोद शर्मा का डेमो ले लीजिएगा। फिर उसमें आपको ट्रस्ट हो जाएगा, तो फिर आपको फिर आप तो फिर डिसीजन ले ही सकते हैं कि क्या करना है आपको। फिर आपको मैं कुछ नहीं बोलूँगा, वो आपको करना है, क्योंकि बच्चा आपका है, फ्यूचर आपके बच्चे का है ना। आपकी एक गलती आपके बच्चे के फ्यूचर को अंधकार में ले जा सकता है, और आपका एक सही डिसीजन आपके बच्चे को एक सफल करियर में कन्वर्ट कर सकता है ना। अगर आपका बच्चा इस कॉन्सेप्ट को लेता है, आप अपने बच्चे को इस कॉन्सेप्ट को देते हैं, तो मैंने बेनिफिट तो बता दिया। लेकिन जो लोग इस कॉन्सेप्ट को नहीं लेते हैं, उनको मैं बता देता हूँ कि उनके क्या लॉस होंगे। उनके ये लॉस होंगे कि उनके बच्चे को पढ़ने में समय जो है बहुत ज़्यादा लगेगा। रट्टा मार कर उनको याद करना होगा, एग्ज़ाम तो देना ही है, रट्टा मार कर याद करेंगे और फिर भूलते चले भी जाएंगे, है ना। मार्क्स भी कम आएगा, रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं होगा जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। और दूसरी बात, पढ़ाई के साथ साथ उनका इस होलिस्टिक स्किल डेवलप नहीं होगा सिर्फ पढ़ाई से ही। मैंने इसलिए 97% और 68% का मैंने जो डेफिनेशन दिया, वो आपके बच्चे उस गिनती में आ ना जाए, है ना। तो बाकी आप समझदार हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, आपने हमारी बातों को ध्यान से सुना और समझने की कोशिश किया। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो जिनके बच्चे हैं उनको शेयर कर दीजिए, ताकि उनके बच्चे का फ्यूचर बन जाए, है ना। कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। देखिए, किसी का भला हो जाए तो आपके ज़रिए अगर किसी का भला हो जाता है
तो वो आपको दुआएं देगा कि आपने मुझे एक ऐसा रास्ता दिखाया जिससे कि हमारा बच्चा आगे चल के वाकई में करियर बन गया, आगे चल के आपका नाम लेगा लाइफ टाइम। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए एंड खुश रहिए और अपने बच्चे का ध्यान रखिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, गुड बाय।